call me a god. You call me a god. बात करी थी, ये जितने भी फ्रंट लाइन के लीडर्स बैठे हुए हैं, ये लोग जानते हैं कि क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन है। मेरा जन्म गांव में हुआ, पिताजी एक किसान थे। घर की इनकम बहुत अच्छी नहीं थी, तो पिताजी बचपन से ही बोलते थे कि बेटा तू बड़ा लड़का है, तेरे ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है। अब मैं तो परिवार के उलझनों में उलझ के कोई बहुत बड़ा नहीं कर पाया, लेकिन तुझे कुछ बड़ा करना है। अब पिताजी को भी नहीं पता था क्या बड़ा करना है, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने बचपन में पूछा कि बड़ा कैसे होता है, तो पिताजी ने बोला बेटा अगर पढ़ने में तू अच्छा निकल जाए तो शायद जीवन में कुछ बड़ा हो सकता है। और ये बात मैं फर्स्ट क्लास में शायद था, उस समय मेरे दिमाग में घर कर गई और मैंने दिमाग में ठान लिया कि मुझे अगर इस नर्क भरी लाइफ से, गरीबी भरी लाइफ से बाहर निकलना है तो पढ़ाई बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे खानदान के लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, मेरे जानने वाले लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जब इंसान के घर में गरीबी होती है ना मेरे दोस्त, तो अपने भी दूरी बना लेते हैं, और जब पैसा आता है तो दूर के रिश्तेदार भी अपने बनने लग जाते हैं। जैसे ये बातें मैं बहुत बचपन से महसूस कर रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि मेरे जितने भी दूर के रिश्तेदार हैं मेरे अपने बने। अब उसके लिए उपाय क्या है, अपनी एजुकेशन अच्छी करनी पड़ेगी। तो मैंने पढ़ाई दबा के किया, मैंने अपनी एजुकेशन पर फुल फोकस किया, और मेरा रिकॉर्ड था कि पहला क्लास से लेके आज तक मैं जिस क्लास में बैठा हूँ कभी सेकंड नहीं आया हूँ, हमेशा फर्स्ट डिवीजन से आया हूँ, शुरू से लेकर। मुझे भी नहीं पता था आगे क्या होगा, क्योंकि एक गरीब परिवार, एक मिडिल क्लास परिवार के बच्चे बचपन से ही 3-4 ऑप्शन मार के चलते हैं ताकि ये ना पढ़े तो वो आ जाए, जिंदगी के में मुंह की खानी ना पड़े। ऑप्शन बहुत सारे लेके चलते हैं, इसलिए मैंने एजुकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। 95%, 98% मेरी ऐसी एजुकेशन बहुत अच्छी रही थी। जब 8, 9, 10 क्लास में पहुंचे, अब चूज करना था कैरियर, क्या चूज करे। मुझे याद है मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। 10th के बाद नवोदय विद्यालय में दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होता है, तो कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स थोड़े मजबूत होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, वहाँ से कोचिंग करते हैं, 11th 12th क्लास में पढ़ाई करते हैं, और फिर MBBS की तैयारी करते हैं, प्री एग्जाम की तैयारी करते हैं, IIT की तैयारी करते हैं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे सिस्टर की शादी हुई थी, तो मैंने पिताजी से पूछा कि क्या करना है। बोले बेटा इतने पैसे अभी है नहीं, क्योंकि तुम्हारे 5 भाई बहन है, सबका कोटा मैं तुझे नहीं दे सकता, 2 साल तुझे और निकालने पड़ेंगे। मैं 11th 12th नवोदय विद्यालय में गया और ये सोच के गया कि परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनूंगा, जो करना अब यहीं से करेंगे। मैंने अपनी 11th 12th की पढ़ाई करते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS का एग्जाम क्वालिफाई किया था। जब रिजल्ट आया न्यूज में पेपर्स में निकले, क्योंकि उस दौर में 2011 की बात कर रहा हूँ, 2011-12 में MBBS में सिलेक्शन हो जाना बहुत बड़ी बात होती थी, और मुझे मां सरस्वती का आशीर्वाद था कि मैंने खुद से तैयारी करी और मेरा एग्जाम निकल गया। अब आई एडमिशन की बारी, एडमिशन ले लिया। अब जब पढ़ाई शुरू किया तो आज के डेट में लोग बोलते हैं यार क्या करोगे पैसे का। मेरे दोस्त, अगर पैसा ना हो ना तो तुम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा तक नहीं पढ़ सकते। चाहे कितना भी स्कॉलरशिप हो जाए, किताब कॉपी लेने के लिए तो पैसे चाहिए। हम लोग लाइब्रेरी का सहारा लिया करते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, रात भर पढ़ के सिलेबस निकालते थे, अपने होमवर्क कंप्लीट किया करते थे। ये सिचुएशन थी उस समय। लेकिन पता नहीं क्या था, परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। एक अनजान इंसान के माध्यम से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आई। अब इसको हम डेस्टिनेशन बोल सकते हैं कि शायद परमात्मा मेरे से करवाना कुछ और चाहता था, मैं रास्ता कुछ और चूज कर लिया था। ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आई। जब इंसान पहली बार मेरे पास इस इंडस्ट्री का प्लान लेके आया तो मैंने उसे बड़ा लताड़ा था, क्योंकि अपने अंदर ईगो था। पढ़े लिखे लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा ईगो होता है, मैं तो सेटल हूँ, मुझे क्या जरूरत है। तो मेरे अंदर भी ऐसा एक ईगो था, मैंने उसको बड़ा लताड़ा। लेकिन चूंकि थोड़ा अपना करीबी था, उसने बताया कि कुछ नहीं करना है, लोगों को केवल जोड़ना है, और एक बार 10,000 का टीम बना दोगे तो 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना फिक्स हो जाएंगे। मैं बच्चा था, गुमराह हो गया, करते ही नेटवर्क।
मुझे लगा ये बात तो सही है, 5 साल में MBBS करेंगे, तब तक लपेट चपेट के वो बताते ना, 1 साल में 10 के 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो 4 साल में मैंने भी कैलकुलेशन लगाया कि 5 साल में इधर MBBS निकलेगा, इधर 10,000 का टीम बनाएंगे, 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना आएगा, मस्त हॉस्पिटल खोलेंगे, अपनी जिंदगी सेट। ये सोच के इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया, लोग हमारे साथ आने शुरू हुए, बहुत सारे लोगों ने बिलीव में लेना शुरू किया, विश्वास करते थे और आने शुरू हुए, टीम बननी शुरू हुई। लेकिन बिना सीखा इंसान कहां तक काम कर सकता है। मैंने इस इंडस्ट्री में 4 साल विदाउट एनी अपलाइन काम किया था, 4 ईयर। एक सिंगल अपलाइन का मैंने दर्शन नहीं किया, अपलाइन होता क्या चीज है, जब हमने शुरुआत किया था। बिना एजुकेशन रिकॉर्डिंग लगा लगा के वहां से सुन सुन के हम लोग काम किया करते थे। टीम बनाते थे, टीम खत्म हो जाती थी, टीम बनाते थे, टीम खत्म हो जाती थी। कोई नॉलेज नहीं था। कुछ लोग ऐसे आए जो लाला के बोलते थे, सर वाकई इस इंडस्ट्री में कैरियर है क्या? तो हम लोग मोटिवेशन में बोलते थे यस है। और मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जैसे ज्ञानेंद्र शर्मा जी हैं, मिस्टर आदित्य सर हैं, ओपी साहब हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे पे भरोसे करके, अविनाश गुप्ता जी, पढ़ाई छोड़ दिया, कोई जॉब छोड़ दिया। ओपी साहब से मैं मिला था रात को 12-1 बजे, हमने प्लान किया था और ओपी साहब ने बोला कि सर क्या इसमें करियर है? मैंने बोला हाँ सर करियर है। बोला करियर है तो फिर हम गार्ड की नौकरी क्यों करें, लेफ्टिनेंट से रिटायर है, चलो छोड़ देते हैं। 1 दिन में जॉब छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे लोग आने लगे जो अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के हमारे साथ फुल टाइम काम करने के लिए तैयार होने लगे। और उस समय मैं उधेड़ में था कि मैं क्या करूं। ये गलती से गलत डिसीजन ले लिया, लक्ष्य कुछ और, डिसीजन कुछ और, परमात्मा कहीं और संकेत कर रहा है। और मुझे लगता है कि काशी के अंदर शायद काशी विश्वनाथ मुझे आदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा तेरा जन्म तेरी और तेरी परिवार की करियर के लिए नहीं हुआ, तेरा जन्म समाज की करियर बनाने के लिए हुआ है। तुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाना पड़ेगा। और फिर मैंने निर्णय लिया कि अब जो लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, उनके करियर के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस इंडस्ट्री को अपना करियर बनाऊंगा। एक भटकाव था मेरी लाइफ में, क्योंकि पढ़ाई करते थे, दिन भर पढ़ाई करो, शाम को बिजनेस जमता नहीं था। तो मैंने MBBS क्विट किया और मैंने सेकेंडरी कोर्स में एडमिशन लिया, दूसरे कोर्स में एडमिशन लिया और पढ़ाई के साथ बिजनेस की शुरुआत करी, बिजनेस करना शुरू किया। और ये वादा किया था अपने लोगों से कि टेंशन मत लेना, धरती हिंजा मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा और रंग तो बदलेंगे मेरे दोस्त। आज यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जाम्पल 3, 4, 5 साल स्ट्रगल, 4 साल स्ट्रगल करने के बाद जब जीवन में कुछ नहीं हो रहा था, एकाएक मेरे पास कुमार सर का उस समय कॉल आया था और सर ने मेरे से पूछा सर क्या चल रहा है, चले ना चले? मैं बोला सर बढ़िया चल रहा है। बोला करियर लगाओगे? मैंने बोला लगाऊंगा। बोले लगाओगे तो मैं साथ दूंगा। मैं बोला सर आ जाइए। और वाराणसी के अंदर स्वयं शिव शंकर ने शिव कुमार सर को हमारे पास भेज दिया। क्या गजब का कॉम्बिनेशन। मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया। और तब से लेके आज तक मैं गुरु जी से एक ही चीज बोलता हूँ, सर साथ देना, आग लगा के रख देंगे पूरा हिंदुस्तान के अंदर। हमें ना सेमिनार चलाना आता था, ना मीटिंग करना आता था, ना हमें ट्रेनिंग लेना आता था। सर आए, सर ने बोला यार तुम लोग इतने दिन तक काम कैसे कर रहे हो? मैं बोला सर ऊपर वाले की रहमत से चला रहे हैं सब कुछ। मुझे याद है कि जब गुरु जी आए थे बनारस के अंदर तो 80 घाट के बगल में 1500 का किराए का रूम लेके मैं और गुरु जी उस रूम में रहते थे और इस बिजनेस को करते थे। और वो इतना खतरनाक रूम था, एक बार बरसात में हम लोग रात को 2 बजे आए, सोए, सुबह उठ रहे हैं तो हमारे जितने भी सामान थे पानी में तैर रहे हैं, बाढ़ आ गई। इतने खतरनाक थे। वो भी बाढ़ कैसे आई? बाथरूम की तरफ से बाढ़ आ गई। गंगा में उसका विकास था, बाढ़ आया, गंगा जी ने उलट दिया। गुरु जी उठे, बोले यार ये भी दिन आएंगे अमित जी, और आने वाले समय जब करोड़पति बनेंगे, करोड़ों का मजा लेंगे तो वो भी दिन आएंगे। हम बोले जी गुरु जी। इस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत किया। 1.5 साल मेहनत करने के बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा था करियर बनेगा नहीं बनेगा। अब हम बच्चे थे, गुरु जी तो बड़े थे, गुरु जी रिटायरमेंट ले लिए थे, हम बच्चे थे। मैं बार बार डिमोटिवेट होता था कि सर इधर MBBS छोड़ दिया। और मुझे मैंने अपने फैमिली में किसी को नहीं बताया मैं MBBS छोड़ दिया हूँ। तो
मेरे घर वाले अंदर अंदर खुश होते कि 5 साल बाद बेटा निकलेगा तो डॉक्टर बन के निकलेगा। इधर मैं लगा हुआ हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं कभी कभी अंदर से डरता भी था। गरीब परिवार, घर का इकलौता बेटा, माँ बाप का आशाएं हमारे ऊपर है। फिर जब अपने लोगों की आशाओं को देखता था तो ऐसा लगता था कि यार हारना नहीं बेटा किसी भी तरीके से। तो मैं गुरुजी से बोलता था, गुरुजी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। और तब तक हमारे गुरुदेव महिपाल सर ने किसी शुभ काम का शुरुआत कर दिया था। अब जनरली ऐसा होता है कि जब राक्षस अंदर बैठा हो ना तो कोई अपना सही समझाने की कोशिश करे तो दिमाग उल्टा चलता है। गुरुजी हमें फोन करते तो मैं श्री कुमार सर को बता देता, गुरुजी महिपाल सर का कॉल आया है। तो गुरुजी बोलते मत उठाना कॉल अभी सर का, हम बताएंगे तब बात करना। तो मैं ऐसी कॉल ब्लॉक कर देता, कभी झूठ बोल देता, यहाँ हूँ कभी वहाँ हूँ। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना, जिस दिन तुम्हारे मेहनत का कोटा पूरा हो गया मेरे दोस्त, परमात्मा खुद साक्षात खड़ा होके तुम्हारे यहाँ पे तुम्हें ये गाइड करेगा और तुम्हें बताएगा तुझे क्या करना चाहिए। हम लोगों को सद्बुद्धि आई और हमने डिसाइड किया कि आज हिंदुस्तान में एक दो नहीं, लाखों नेटवर्कर, लाखों डायरेक्ट सेलर सिर्फ इसलिए रोड पे घूम रहे हैं मेहनत करने के बावजूद भी, क्योंकि ये स्ट्रगल सिर्फ अमित दुबे की नहीं है। आज मुझे पता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों डायरेक्ट सेलर ऐसे हैं जो एक अच्छे प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। डेली सुबह घर से बाहर निकलते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, 5-5, 6-6 साल गुजार देते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। सिर्फ एक ही रीजन, अच्छा प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने डिस्कस किया और ऊपर वाले ने भी ऐसा सिग्नल दिया। कई बार ऐसा होता था कि गुरुजी हमसे बिना बताए दिल्ली में आके मीटिंग करते थे। अब डाउनलाइन तो डाउनलाइन होता है, हम लोग साथ रहते, मुझे पता तो चल जाता था, लेकिन गुरुजी बताते नहीं थे कि मैं मीटिंग करके आया। तो मैंने अंदर से भाप लिया एक बार, मैंने बोला गुरुजी या तो डिसीजन ले, तो मैं तो चला, क्योंकि उस समय मेरा लगभग पीजी में एडमिशन था और उसके बाद मैं रिसर्च में जाने वाला। मैं बोला चल MBBS छोड़, इधर तो डॉक्टर बनेंगे, कम से कम कुछ तो काम होगा। मैंने बोला गुरुजी आप डिसीजन लीजिए, दुनिया का कोई इंसान साथ देगा नहीं देगा, अमित दुबे साथ देगा, सारा दुनिया हिल जाए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। कमिटमेंट पक्का था। सर ने बोला साथ देगा, मैं बोला 100% साथ दूंगा। सर डिसीजन लीजिए। मुझे नहीं पता था क्या होता है बोनस, मुझे नहीं पता था क्या होता है सेव, मुझे नहीं पता था क्या होता है जियो, मुझे नहीं पता था क्या होता है इम्यूनोडॉग, मुझे नहीं पता था क्या होता है थंडर ब्लास्ट। मुझे सिर्फ इतना पता था कि शिव कुमार अगर अपने साथ है, दोनों मिलके पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख देंगे। और मेरे दोस्त उस 1500 के रूम से शुरुआत हुई एसलीपीएस वेलनेस की बनारस के अंदर। हम लोग दोनों लोग महादेव के पास जाते हैं, जल चढ़ा के आशीर्वाद लेते हैं और सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि हे विधाता, इस बार एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, नियत अच्छी है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, इतनी ताकत देना कि अपने लोग जिनको हमने सपने दिखाए उनके सपनों को पूरा कर सके। और मेरे दोस्त फिर हम लोगों ने काम की शुरुआत करी। उस समय आज जो आप सफर देख रहे हैं, 5-5 करोड़ का चेक, 2.5 करोड़ का चेक, लेकिन जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो एसलीपीएस वेलनेस में ऐसा अचीवमेंट नहीं था। एसलीपीएस वेलनेस में टॉप अचीवमेंट गुरुदेव महिपाल सर का था और वो टोटल अचीवमेंट 25 लाख रुपए का था। तो आप सोच सकते हो उस समय चीजों के होने पे भरोसा नहीं था, चीज होगी इस बात पे भरोसा था, अपलाइन पे भरोसा था, प्रोडक्ट पे भरोसा था, कंपनी पे भरोसा, और सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी बनाने वाले पे भरोसा। मुझे याद है कि 2 महीना बाद मेरा 1 लाख चालू हो गया। कई लोग होता है 1 लाख चल जाए, मेरा 1 लाख चालू हो गया, बोनस चालू हो गया, मेरे इंसेंटिव में कोई नहीं। मैंने बोला यार आसमान से गिरा खजूर पे अटका, दोबारा आया फिर वही हाल था। लेकिन सर ने बोला विश्वास है ना, मैंने बोला हाँ विश्वास तो है। बोला फिर क्यों टेंशन ले रहा है, जिंदगी निकल गया क्या? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। मैं बड़ा परेशान था, इधर MBBS छोड़ दिया, इधर पढ़ाई दाव पे लगा दिया, इधर डायरेक्ट सेलिंग में कुछ हो नहीं रहा है। और ऐसे समय पे जब मैं बड़ा फ्रस्ट्रेशन में था, मेरी मुलाकात महिपाल सर ने गुरुदेव संजीव सर से मुझे मिलवाया और वो आधा घंटा का सेशन, मैं बोलता हूँ मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। आज तक वो काम LLT ने मेरे जीवन में नहीं किया होगा जो काम उस आधे घंटे के सेशन ने किया। बिल्कुल माइंड ओपन कर दिया, दिमाग खोल के रख दिया और मैंने उस दिन समर्पित किया। मैं बोला अब सर बिल्कुल ना अप देखना ना डाउन देखना है, बस फ्रंट देखना है, घोड़े जैसा दोनों साइड में ब्लॉकेज लगाना और बस चलते जाना है।
और मेरे दोस्त, इस सफर की शुरुआत 2016 में एसटीपीएस वेलनेस की शुरुआत वाराणसी से हुई। लोग आने शुरू हुए, लोगों का कारवां आना शुरू हुआ। मुझे याद है कि जब एसटीपीएस वेलनेस में हमने शुरुआत किया था, मैं और गुरुजी, शुरुआत के 1.5 महीना न मैं सोया न गुरुदेव शिव कुमार सर सोए थे। और यहाँ जितने भी आज डायमंड एंड अबव लीडर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्लैक डायमंड एंड अबव लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, हर एक डायमंड के साथ, हर एक ब्लैक डायमंड के साथ, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड के साथ हम लोगों ने ग्राउंड में जाके मेहनत किया, घर में जाके लोगों के साथ मेहनत किया। मैं और रवि जी बनारस की गलियों में जाते थे। रवि जी के पास एक बाइक थी और वो ऐसी बाइक थी जिसमें साइलेंसर के अलावा कुछ नहीं बजता था, हॉर्न भी नहीं बजता था, लेकिन वो स्टार्ट होती बुलेट की फुल किल मारती थी। ऐसे बाइक पे बैठ कर हम लोग गली गली में जाते थे, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे, लोगों को समझाते थे इस इंडस्ट्री के बारे में, लोगों को बताते थे कुछ बड़ा होगा, लोगों को दिखाते थे सपना बड़ा होगा, लोगों को बताते थे आने वाले समय में करोड़ों रुपए कमाएंगे। मेरे दोस्त, कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया और कुछ लोगों ने साथ दिया। जो मजाक उड़ाया उनका मजाक बन चुका है, और जिन्होंने साथ दिया आज वो करोड़पति बन के सामने खड़े हैं। ये फर्क आया है, ये फर्क आया है। उम्र कच्ची थी, लगभग 23 साल की उम्र रही होगी जब लोगों के बीच में जाते थे। लोग